नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो शख्सियत हैं वो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। 2021 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से वो राजनीति में आ गए। एक अधिकारी रहते हुए, एक अफसर रहते हुए उन्होंने लोगों के बीच में रहकर काम किया, लेकिन एक राजनेता के तौर पर भी लोगों के बीच काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों के साथ ही इनकी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है और कहीं ना कहीं इस ट्यूनिंग का जो असर है वो भी इनके कामों में साफ तौर पर दिखाई देता है। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो नेता हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। नमस्कार। सर, आप खुद एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और उस समय आपने तमाम मंत्रियों के साथ काम किया होगा। आज जब आप खुद एक कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम आईएएस अधिकारी आपके साथ काम करते हैं, क्या ये आपके काम को आसान बनाता है? जी, अवश्य आसान बनाता है, क्योंकि आईएएस अधिकारी के रूप में जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं। आपको मैं बताऊं कि हम लोग जब आईएएस की तैयारी करते थे तो उन दिनों हर प्रतियोगी के मन में इंटरव्यू में जाने के पहले ये सवाल स्वयं से वो पूछता था और लोग उसको सलाह भी देते थे कि ये सवाल पूछा जाता है अक्सर आईएएस के इंटरव्यू में कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हो, और सबका लगभग जवाब यही होता था कि हम पब्लिक सर्विस के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए हम आईएएस बनना चाहते हैं। वही विचारधारा हमारे मन में भी थी, हमारे मन में भी वही विचार थे। अधिकारी बनने के बाद संयोग से गुजरात जैसे प्रदेश में हमारी नियुक्ति हुई और उन दिनों का गुजरात पानी के अभाव में बहुत ही त्रस्त रहता था। सूखा पड़ता था, हर दूसरे तीसरे साल भयंकर सूखा पड़ता था। दुष्काल बोलते हैं वहाँ गुजरात में, दुकाड़ बोलते हैं, और उससे निपटना हमारे जैसे यंग अधिकारियों का प्रमुख काम हुआ करता था। हम लोग SDM थे, CDO थे, DDO थे, CDO को वहाँ DDO बोलते हैं, DM थे, क्षेत्रीय अधिकारी जिसको फील्ड ऑफिसर कहा जाता है। उन दिनों हमने देखा कि जनता की जो उम्मीदें होती हैं उनको पूरा करना चैलेंजिंग तो होता है, मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। और गुजरात में ऐसे काम हुए, और ख़ास करके गुजरात में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि 2001 में भूकंप आया। भूकंप में माननीय प्रधानमंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने 2001 में। उसके बाद जो गुजरात की जो ऐतिहासिक समस्याएं थी उन्होंने एक एक करके, उसमें प्रथम थी पानी का अभाव, दूसरा था भूकंप के कारण जो गुजरात की तबाही हुई थी। पूरा गुजरात एक तरह से यूँ कह लीजिए कि धराशायी हो गया था, कोई एक भी बिल्डिंग साबुत नहीं बची थी। ऐसी स्थिति में से जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए, जनता की आवश्यकताओं का संज्ञान लेते हुए माननीय मोदी जी ने जो सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी जो विकास किया वहाँ, उस काम को हम लोगों ने स्वयं देखा है और उसमें अपना हिस्सेदारी भी निभाई है। जो छोटी मोटी, जो हम तो अक्सर कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े काम में हम लोगों का योगदान गिलहरी जैसा था, जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी ने जो योगदान दिया था, उसी तरह का भूमिका थी। लेकिन ये सब होते हुए और परिस्थितियाँ बदलते हुए हमने देखा है, लेकिन फिर भी वो भूमिका जो हमारी थी वो अधिकारी की थी, और अधिकारी का काम होता है अपने नेता को, अपने मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को सपोर्ट करना, उसकी जय जयकार हो, उसकी सफलता लोगों को दिखे, जनता में उसकी चाह और पहचान बढ़े। ये हमारा प्रयास बैक ऑफिस से हुआ करता था। माननीय मोदी जी के लिए हमने वहाँ 14 साल, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक काम किया। अब स्वयं नेता बनने के बाद ये अवश्य कई बार रोमांच भी आता है, कई बार डर भी लगता है, कई बार अच्छा भी लगता है कि चलो जो चीज़ हम चाहते थे करना, लेकिन हमें उसके लिए मंत्री जी को समझाना पड़ता था कि मंत्री जी इसको ऐसे किया जाए, मंत्री जी वैसे किया जाए, मुख्यमंत्री जी ऐसे किया जाए। वो चीज़ आज मैं खुद कर सकता हूँ। और कई बार ब्यूरोक्रेसी होती है, तो उसके रेजिस्टेंस या उसके
अपने विचार श्रेणी होती है, विचार होते हैं, उनको भी कैसे हम भेदना है उसको समझते हुए, जानते हुए मंत्री के रूप में काम करने का माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मौका मिला है, ईश्वर की कृपा से मौका मिला है। हम दोनों ही परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जो अर्जुन वाली बात थी या गांधी जी की बात अगर हम कहें, गांधी जी अक्सर कहा करते थे और ये बात मैंने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनी है। अर्जुन का उदाहरण तो सबको मालूम है, मछली की आंख, अगर जनता का हित मतलब मछली की आंख मतलब जनता का हित अगर आपको दिखता है तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, हम ये करें या वो करें, इधर जाएं या उधर जाएं, उसमें समस्या नहीं आती है। गांधी जी भी यही कहते थे कि जब कभी आप संशय में हो तो उस व्यक्ति का चेहरा देखिए जो समाज के सबसे निचले पायदान पे, उसको आपका वो निर्णय, आपका वो कृत्य, आपका वो कार्य कैसे प्रभावित करेगा, ये अगर आप उसका चेहरा पढ़ पाएंगे तो आप कहीं गलत नहीं होंगे। तो उसी भावना के तहत, मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, गांधी जी को हम लोगों ने पढ़ा भी है, माननीय मोदी जी जैसे महान नेता के साथ काम करने का ईश्वर ने मौका दिया, तो इसलिए मंत्री के रूप में भी काम करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी का इतना जिक्र किया और हम सब पढ़ते हैं, जानकारी जो मिली, पीएम मोदी से आपकी ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जाहिर तौर पर सभी जानना चाहेंगे कि पहली बार मुलाकात आपकी कब हुई और कैसी थी वो मुलाकात? माननीय प्रधानमंत्री जी से पहली मुलाकात तो एक बहुत ही खराब समय में हुई थी, लेकिन उन समय न वो मुख्यमंत्री थे न प्रधानमंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और वो जिस ज़िले से आते हैं, मेहसाना ज़िला है गुजरात का, वहाँ मैं डीएम था। वहाँ एक छोटा सा विवाद हो गया था और उस विवाद को हुआ तो था वो कुछ व्यक्तियों के बीच में वो विवाद था, लेकिन उसे जातीय जामा पहनाने की कोशिश की जा रही थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में माननीय मोदी जी मेहसाना ज़िले में आए थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। कुछ और भी नेता थे, अन्य पार्टियों के नेता भी वहाँ एक दो बार आए थे। और मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ उन्होंने देखा, न हमसे कुछ पूछा, न हमने उनसे कुछ कहा। हमने उनको घुमा करके दिखाया कि किसने कहाँ शुरुआत की, किसने कहाँ अंत किया उस विवाद का। सब कुछ देखने के बाद वो चुपचाप आए थे और चुपचाप ही चले गए थे। बात जाने के बाद उनकी क्या धारणा बनी मुझे नहीं मालूम। कई बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही मेरी नियुक्ति की अपने कार्यालय में सचिव के रूप में, तो मुझे स्वयं भी आश्चर्य हुआ। मुझे अचानक इसी लगभग शाम के समय फ़ोन करके बताया गया कि आपकी नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई है। और पहला ही दिन उनका भी था, पहला ही दिन हमारा भी था। तो हमने कई बार उनसे ये बात पूछने की कोशिश की कि आपको क्या दिखाई दिया मेरे में कि आपने अपने कार्यालय में मेरी नियुक्ति की। तो वो मुस्कुराते थे, बताते नहीं थे। अभी तक नहीं बताया है कि क्या उनको अच्छा लगा मेरे में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ऐसा क्योंकि और कोई वाकया है नहीं हमारे उनके बीच के इंटरेक्शन का, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेहसाना की वो उनकी जो विजिट थी, जिसको मैं अब मात्र याद ही कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा उसकी स्मृतियाँ नहीं है, शायद उसमें कुछ अच्छा लगा होगा। और चूँकि उनके ज़िले का मैं जिलाधिकारी था, तो लोग भी उन तक हमारे बारे में अवश्य बातें करते रहे होंगे, पहुँचाते रहे होंगे बातें कि कैसे अधिकारी हैं। ये सब संस्मरण है उन समय की। बिल्कुल सर, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल करना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर एक हफ्ते पहले अभी विधानसभा जब चल रहा था तो आपका एक बयान सर आजकल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जगह वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि मैं सबसे कम दिल्ली जाने वाले नेताओं में से एक हूं। और समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह को जवाब देते हुए आपने कहा कि मेरे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में मंत्रा वाला काम ना किया जाए। सर उसका आशय क्या था? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बारे में इतनी रुचि दिखाई। उन दिनों विधानसभा में कई बार ऐसी नोकझोंक होती रहती है राजनीतिक, यही
उसका एक मैं तो यूँ कहूँगा कि जो संसदीय जो डिबेट होता है उसमें इस तरह की हल्की फुल्की बातें भी होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ की गंभीरता का एहसास कम हो। माननीय सदस्य ने जो हमसे बात कही उसका हमने उस समय अवश्य जवाब दिया। मेरा आशय ये था कि उन्होंने कई चीज़ों का तो हमने जवाब दिया भी नहीं जो उन्होंने कहा था। जैसे हम यहाँ किताबी ज्ञान की बात उन्होंने किया, गुजरात गए, गुजरात की बात उन्होंने किया, उन बातों को तो हम अवॉइड कर गए। और आपने जब पूछा है तो उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। गुजरात जाने, अभी मैंने गुजरात की काफ़ी बात यहाँ किया भी। देखिए, हमारे राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकारें चली हैं, मैं तो यूँ कहूँगा कि उन्होंने हर तरह से उत्तर प्रदेश की दुर्दशा किया है और विपक्ष में भी रह करके वो उसी दुर्दशा की तरफ राज्य को ले जाना चाहते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि आप गुजरात गए, गुजरात में काम किया, यहाँ क्यों आ गई, तो मेरा राज्य है अपना, हमारी जन्मभूमि है, हम मऊ के रहने वाले हैं, मऊ में पैदा हुए हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे कोई व्यक्ति मुझे बाहरी कह देता है। पहली बात तो ये जनता में सच को गलत, गलत को सच पेश करने का उनका एक अपना शैली है, उसमें बड़े माहिर हैं वो लोग। तो मैं पहली बात तो ये कि इसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में पैदा हो करके बलिया तक पढ़ाई किया, प्रयाग में पढ़ाई किया, इस मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बाहरी कहना बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरी बात कि उन्होंने गुजरात का उल्लेख किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने चूँकि पूछा है इस प्रश्न को, मैं चाहूँगा कि आप इसको दिखाएं भी। और जवाब ये है कि मैंने तो गुजरात जा कर के गुजरात को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात को गुजरात की ऐतिहासिक समस्याओं से मुक्ति दिलाई। हमने वहाँ का विकास किया। आज का गुजरात जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, वो गुजरात भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सिरमौर राज्य बन गया है। वहाँ की जीडीपी देखिए, वहाँ की पर कैपिटा इनकम देखिए, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ के सड़क, पुल और बाकी विकास की मापदंड देखिए। कहीं लगता ही नहीं आपको। मैं तो उन दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, संकोच में बात नहीं कह पाया सदन में, लेकिन मैं कहना चाहता था कि अगर विकास देखना है तो आपको सिंगापुर और लंदन और अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ गाजीपुर से गुजरात चले जाइए। और इन लोगों ने क्या किया, हम तो गुजरात गए, ये करके आए। ये लोग गाजीपुर में ही रहे, गाजीपुर में ही पैदा हुए, गाजीपुर में ही चुनाव लड़े, 7-7, 8-8 बार चुनाव लड़े, जीते, बड़े अच्छे सीनियर राजनेता हैं। गाजीपुर में रह के क्या किया इन्होंने, गाजीपुर को माफियाओं के हवाले कर दिया, गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुंडा अगर माफिया अगर पैदा हुआ तो गाजीपुर में पैदा हुआ, जो नौजवानों के हाथ में 2000 रुपया दे करके एक तमंचा पकड़ा करके जिसका भी चाहता है मर्डर करवा देता था। आज भी उनका साम्राज्य फल फूल रहा है। तो आप तो यहीं रहे, 25 साल 30 साल यहीं रहे, आपने गाजीपुर को क्या बनाया? मैं गुजरात गया तो मैंने गुजरात को क्या बनाया? स्वयं आप तुलना करके माननीय सदस्य देख लें, उनके लोगों का जो है नज़रिया साफ हो जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के हैं, दिल्ली से आए हैं, ऊपर से आए हैं। ऊपर से तो सभी आते हैं, ईश्वर की कृपा से ही हम सभी आए, हम भी ऊपर से आए हैं, वो भी ऊपर से आए हैं। लेकिन ये कहना कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम इस ज़मीन के नहीं हैं, ये सब था। और ये बार बार ये बात वो लोग करते हैं, मैंने उन्हीं के मुंह से दूसरी या तीसरी बार सदन में ये बात आई। और मैंने पिछली 2 बार तो मैंने सुन के मैं चुप रह गया कि अब क्या आवश्यकता नहीं है ऐसे वाद विवाद में पढ़ने की, लेकिन इस बार मुझे लगा कि जवाब देना चाहिए। और दिल्ली की जो बात है तो मैं आज फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सिर पे है, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सिर पे है। और आज से नहीं है, 2001 से हमारा उनका सानिध्य हुआ है, परिचय हुआ। ईश्वर मिलाता है जिससे भी मिलाना हो। आपको मैं एक बात बता दूं कि हम जब एकेडमी में थे, IAS का चुनाव होता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो ट्रेनिंग में हम लोग
मसूरी एकेडमी में जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि हमें कौन सा कैडर मिला है, कौन सा स्टेट मिला है। जिसको यूपी मिला बड़ा खुश था उन दिनों, हमें यूपी नहीं मिला, हमें गुजरात मिला। तो उन दिनों गुजरात की कोई ऐसी प्रतिष्ठा नहीं थी, कैडर के रूप में गुजरात की बड़ी कम नीचे उसकी रैंकिंग हुआ करती थी। तो कई हमारे साथी हमारे कंधे पे हाथ रख के, मुझे अभी भी याद है वो दिन, कंधे पे हाथ रख के हमें सांत्वना देते थे, ठीक है अब नौकरी करना है तो जाना ही पड़ेगा, जहाँ भी नौकरी मिल गई वहाँ नौकरी करना ही पड़ेगा। हमें भी आवश्यकता थी नौकरी की, तो हम नौकरी के लिए गए। हमें ईश्वर की वो रचना मालूम नहीं थी उन दिनों, आज भी ईश्वर की क्या रचना है मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आऊँगा गुजरात जा कर के, जो देश का, जो 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहेगा और देश का सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। अगर हम गुजरात नहीं जाते तो शायद हमारे जीवन में ये भी घटित नहीं होता। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुजरात गया और अब वहाँ से वापस आया हूँ। तो एक और मैंने प्रण लिया है कि मैं इन लोगों ने जो गाजीपुर में और मऊ में जो माफिया राज फैला रखा है, हर जिला एक माफिया के हवाले कर दिया है, उससे मैं प्रदेश को और विशेष रूप से अपने ज़िले को मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। सर, आपने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है, दिल्ली में भी पीएम के साथ काम किया है, और सर अब यहाँ आप यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं दोनों में क्या समानताएं और कुछ भिन्नताएं भी हैं क्या, जो हम लोगों को बता सकें? एक बात तो पिछले प्रश्न की रह गई, वो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं बहुत कम दिल्ली जाता हूं, ये बात एकदम सही है। मंत्री बनने के बाद, विशेष 2021 से मैं राजनीति में आया, 1 साल एमएलसी रहा, उसके बाद 2.5 साल हो गया मंत्री रहते हुए। और मैं इन 3.5 साल में अगर एवरेज देखा जाए तो हर 6 महीने पे मैं 4-5 बार ही दिल्ली गया हूँ, 5-6 बार ही दिल्ली गया हूँ। बाकी तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाएँ जुड़ती हैं, तो आपको मालूम है कि बाकी नेता कितना दिल्ली में रहते हैं और कितना लखनऊ में रहते हैं। आवश्यकता होती है, मीटिंग होती है तो मैं अवश्य जाता हूँ। तो अपने जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे जो आशीर्वाद जिनका हमें मिलता है, कई बार उनका आशीर्वाद लेने भी हम अवश्य जाते हैं, कहीं कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैं अपने काम पे मैं ध्यान ज़्यादा देता हूँ। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है, मैं ईश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। एक बात और बताऊँ, शायद ये बात वो मंथरा लोग नहीं समझ पाते हैं, और वो बात ये है कि गोरखपुर की जो पीठ है गोरखनाथ भगवान की, मैं वहीं का घाघरा के इस पार गोरखपुर आता है, आपका ज़िला आता है, और दूसरी तरफ हमारा मऊ ज़िला आता है। बीच में सरजू नदी है, घाघरा नदी है। तो हमारे ज़िले का जो सबसे पहला जो विद्या मंदिर हुआ करता था वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और उसके ही कॉलेजेस हमारे आजमगढ़ में, मऊ में, बाद में उसका विभाजन हो गया, पूर्वांचल विश्वविद्यालय बन गया, तो बहुत सारे ज़िले पूर्वांचल विश्वविद्यालय का भाग बन गए। लेकिन हमारे तरफ के ज़्यादातर लड़के गोरखपुर विश्वविद्यालय जाते थे। गोरखपुर पीठ के साथ हम लोगों का बहुत ही खानदानी रिश्ता रहा है। गोरखपुर पीठ को हम लोग अपना पूज्य स्थान मानते थे, और उस वजह से गोरखपुर पीठ के, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे पूज्य हैं, हमारे सम्माननीय हैं। हम हमेशा उनको चरण छू करके भी उनका हम कई बार प्रणाम करते हैं अपने एक गुरु परंपरा के हिसाब से। तो इसलिए, और जब मैं मंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूं, तो हमारे पार्टी का, हमारे दल का जो अनुशासन है कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, मंत्री मंत्री होता है, उस अनुशासन के तहत, उस परंपरा के तहत बड़ों का इज्जत, बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले या बड़े नेता की इज्जत करने वाली जो हमारी परंपरा है, हमने देखा है कि माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी माननीय आडवाणी जी का, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का चरण स्पर्श करते थे, पैर छूते थे जब कभी ऐसा आमना सामना होता था। तो ऐसी परंपरा को के हम से विकसित हुए व्यक्ति हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके नेतृत्व में हम बहुत
आनंद के साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आशीर्वाद और उनके साथ काम करते करते जो हमें सीखने का जो अवसर मिला था, बहुत सी चीज़ें, उदाहरण के रूप में आपने एआई की बात किया, महाकुंभ में जो उसका उपयोग हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का आने वाला युग को 2001 में, तो शायद उसके पहले से वो उसके कायल रहे होंगे, लेकिन 2001 में उन्होंने हम लोगों को कह दिया था कि टेक्नोलॉजी को अपनाओ, तकनीक को अपनाओ। और उन दिनों जब कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी नहीं होती थी, उन दिनों हम लोग गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने शुरू किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आधारित हमने लोगों को न्याय देने का, लोगों की समस्याएं सुनने का, लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण करने का हमने स्वागत नाम की एक व्यवस्था 2003 में बनाई थी, जिसको बाद में यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला। भारत सरकार का डिजिटल, उन दिनों ई गवर्नेंस अवार्ड बोलते थे, डिजिटल गवर्नेंस का अवार्ड मिला। तो ऐसे एक राजनेता के साथ हमें काम करने का अवसर मिला जिन्होंने समय को बहुत पहले आने वाले समय को पहचान लिया था, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित करने की भी उन्होंने बात किया। और वो जो गूढ़ उनकी समझ थी प्रशासन की, जनता की आवश्यकताओं की, और कैसे हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं, इस बात की जो गूढ़ समझ जो हमने उनसे सीखी है, उसका उपयोग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जितना हो सकता है जन सेवा में उस समझ को, उस अपनी समझदारी को, उस अपनी बुद्धि को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जनसेवा की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, क्योंकि आप खुद भी एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, क्या आपको लगता है जब एक स्थिर और सुलझी हुई सरकार होती है तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी काम करना आसान हो जाता है? बिल्कुल आसान हो जाता है। और बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा। राजनीतिक स्थिरता जो होती है, सरकारों की स्थिरता का बहुत मायने होता है। और अगर स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार है, तो वो देश को, प्रदेश को बहुत ही अच्छा मोड़ पर ले जा सकती है, बहुत अच्छा अंजाम दे सकती है अपनी नीतियों को। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने गुजरात में ही देखा है। माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने 2001 में, उसके पहले गुजरात दो प्रकार के संकटों से जूझ रहा था। एक तो संकट था जो प्राकृतिक आपदा थी, जैसे मैंने बताया 26 जनवरी 2001 को विनाशक भूकंप आया था। उसके पहले वहाँ साइक्लोन आ चुका था। उसके पहले या उन्हीं दिनों मैंने जैसा पहले कहा कि हर साल सूखे की परिस्थितियाँ रहती थी। तो ये प्राकृतिक आपदाओं से गुजरात झेल रहा था। उसी के साथ दुर्भाग्य ये भी था कि राजनीतिक अस्थिरता से भी गुजरात उन दिनों गुजर रहा था। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले भी चिमन भाई पटेल की सरकार थी, उसमें भी अस्थिर सरकार रही। माननीय केशुभाई पटेल की सरकार बनी, वो भी अस्थिर सरकार रही। उसमें 3 मुख्यमंत्री बहुत अल्पकाल में उनके बाद बदले गए। सुरेश मेहता जी आए, फिर शंकर सिंह वाघेला जी आए, और उसके जस्ट पहले चिमन भाई के पहले छबिल दास मेहता जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार 2-3 वर्षों में लगभग 4 या 5 मुख्यमंत्री गुजरात ने देखे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो भी अस्थिरता का शिकार हो गई। आपसी विभाजन भारतीय जनता पार्टी में हो गया। तो हम लोगों ने ये देखा है कि अस्थिर सरकार रहने से हर प्रकार की समस्याएं, एक तो जन समस्याओं पे ध्यान नहीं रहता, स्वाभाविक बात है, राजनीति में ही लोगों का ध्यान रहता है, और ब्यूरोक्रेसी को भी आराम करने का एक मौका मिल जाता है, काम नहीं करने का बहाना मिल जाता है कि जब नए मुख्यमंत्री आएंगे देखा जाएगा। नए मुख्यमंत्री आए, जैसे ही काम शुरू किया, ब्यूरोक्रेसी ने काम शुरू किया, तब तक बदल गए। तो स्वाभाविक बात है कि अस्थिर सरकार का खामियाजा प्रदेश को, देश को, जनता को भुगतना पड़ता है। और साथ ही हमने स्थिर सरकार का समयकाल भी देखा। ये हमारा सौभाग्य रहा कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने अक्टूबर 2001 में, तब से लेकर के 2014 तक जब वो प्रधानमंत्री बने और जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, तो एक ही व्यक्ति का, एक पार्टी का स्थिर शासन
होने की वजह से के कई अच्छे परिणाम हमने स्वयं देखे। उसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि गुजरात को कई ऐतिहासिक समस्याओं से इन्होंने उन 13-14 सालों में निजात दिला दी। जैसे जल का अभाव, जल के अभाव वाला गुजरात, इन्होंने जब गुजरात छोड़ा है तो उस समय जल के मामले में प्रचुरता वाला राज्य बन चुका था। उसमें सरफेस वाटर का मैनेजमेंट, चेक डैम, बोरी बंद और तमाम खेत तलावड़ी जैसे प्रयोग करके, नई कैनालें बना करके, सुजलाम सुफलाम नाम की एक उन्होंने अच्छी बड़ी कैनाल बनाई, नर्मदा योजना को पूर्ण करा करके, जो बहुत विवादित, बहुत ही समस्याग्रस्त एक योजना थी, उसको पूर्ण करा करके। तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं से गुजरात को, ऐतिहासिक समस्याओं से, जिनको हम लोग जब नौकरी करने गए 88-89 में, तब हमने जो देखा, और जब हमने गुजरात छोड़ा 2014 में दिल्ली आया माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तब के गुजरात में जमीन आसमान का फर्क हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए और न्यूज़ रूम में आने आप के लिए। लोगों का भी बहुत बहुत जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और सादगी के साथ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। न्यूज़ रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।